प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 12 के समस्त वर्गों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। लाइव क्लास न होकर के मैं केवल लिंक भेज रहा हूं, जो पहले की तरह, क्योंकि जिस ऐप से हम लाइव क्लासें भेज रहे थे उसमें कोई तकनीकी खराबी होने की वजह से लिंक भेज रहा हूं आपको यूट्यूब की। पढ़ रहे थे आप उषा कविता में आपने पढ़ा है। अब हम उषा कविता के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। उषा कविता में है, पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ में, उषा कविता में है क्या है? ए, सूर्योदय का वर्णन। किसका वर्णन है? सूर्योदय का वर्णन। ए विकल्प सही करोगे उसका। उषा कविता में सूर्योदय का क्या है? वर्णन है। जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है क्या है? सही करोगे, आकर्षण। विकल्प इसमें कौन सा सही है? विकल्प सही है, आकर्षण। ठीक है। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्नों में, भोर का आकाश किसके समान नीला है? तो भोर का आकाश शंख के समान क्या है? नीला है। किसके समान? शंख के समान क्या है? नीला है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? तो बोल रहा हूँ उसका उत्तर, भोर के समय आसमान में कुछ नीलापन, कुछ कालापन तथा कुछ नमी रहने से कवि ने उसे राख से लिपा हुआ क्या है? चौका का है। क्या है? कुछ तो नीलापन आकाश में, कुछ नीलापन, कुछ कालापन और कुछ वातावरण में नमी रहने के कारण उसे राख से लिपा हुआ क्या बताया है? चौका बताया है। तीसरा प्रश्न, उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य? उषा काल में जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो विशेष आकर्षण होता है वह सूर्योदय के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। प्रकृति में जो विशेष आकर्षण है वो सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है। इसे ही कवि ने क्या कहा है? जादू टूटना कहा है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में है, लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो उषा काल में जब धुंधले आसमान में सूर्य की हल्की लाल लाल किरणें फैलने लगती है तो उसके लिए कवि ने लाल केसर फैलना क्या है? बताया है। क्या कि धुंधले आसमान में सूर्य की हल्की लाल लाल किरणें फैलने लगती है तो उसके लिए कवि ने लाल केसर का फैलना बताया है। और कुछ क्षण बाद जब आकाश राख के रंग का लगता है तब सूर्य की लाल किरणें कुछ अधिक उभरने लगती है। उसी दृश्य के लिए कवि ने लाल खड़िया चौक का आकाश रूपी स्लेट पर मसलने जैसा क्या है? बताया है। उषा कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने यह संदेश व्यक्त किया है कि प्रातः काल प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह गतिशीलता और जीवंतता आ जाती है, क्या कि प्रातः काल के समय प्रकृति में जिस तरह गतिशीलता और जीवंतता आ जाती है उसी तरह हमें भी अपने जीवन में गतिशील एवं जीवंतता बनाए रखनी चाहिए। जिस प्रकार से प्राकृतिक परिवेश में जिस प्रकार से प्रातःकाल के समय प्रकृति में गतिशीलता और जीवंतता आ जाती है उसी तरह हमें भी अपने जीवन में गतिशील एवं जीवंतता बनाए रखनी चाहिए। हमें प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें प्रमाद या आलस्य में पड़कर जीवन में अभ्युदय के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और खुशियों से क्या रहना चाहिए? पुलकित रहना चाहिए। आगे प्रश्न है, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है? शिल्पगत विशेषता, कवि की प्रमुख शिल्पगत विशेषता यह है कि उसने बिंबात्मकता का क्या है? चित्रण किया है। बिंबात्मकता का क्या है? चित्रण किया गया है। रूपक एवं उपमा के द्वारा उषा काल के आकाश एवं चारों ओर के आकर्षक दृश्य का बिंब सुंदर शब्द चित्र उकेरा है। उसमें शब्दावली अतिम सरल, सुबोध, लघु आकार की तथा भावानुरूप प्रयुक्त हुई है। बिंब योजना
एवं चित्र रचना इसकी उच्चतम क्या है, विशेषता है। और निबंधात्मक प्रश्नों में शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्राकृतिक वर्णन अपने शब्दों में। कविता का सार ही एक तरह से है। उषा के समय कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकालीन प्राकृतिक दृश्य का मनोरम क्या है, चित्रण किया है। भोर से पहले सारा परिवेश अंधकार में क्या है, डूबा रहता है। तब सर्वप्रथम हम पूर्व दिशा की ओर हल्का सा क्या है, उजाला फैलने लगता है। उस समय कवि ने उस आसमान को नीले शंख जैसे बता करके, और जैसे जैसे वातावरण में नमी बढ़ती है, एक तरफ धुंधल का आसमान रहता है, तब वातावरण में नमी के कारण वही आसमान राख जैसा क्या है, दिखाई देने लगता है। समय आगे गति करता है और पूर्व दिशा की तरफ लालिमा लगती है, यानी उषा छाती है, तो वैसी लगती है जैसे किसी ने खड़िया लाल पट्टी पर खड़िया चौंक मल दी हो, या काली अक्षरों की पट्टी का काली शिला पर किसी ने चुटकी भर क्या है, केसर क्या है, मल दी हो। और धीरे धीरे जैसे ही सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय ऐसा लगता है जैसे नीले जल में सूर्य की जो किरणें हैं, गौर युवती की झिलमिलाती हुई देही की भांति क्या है, हिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से जब सूर्योदय होता है, तो ये प्रकृति का पल पल परिवर्तित होने वाला सौंदर्य क्या है, लुप्त हो जाता है। तो ये आपने क्या है, प्रश्न उत्तर पढ़े हैं। अब आपका नया कवि है आपके लिए, और वो है शमशेर बहादुर सिंह के बाद आपके नए कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। भाई 12 मिनट क्यों है? हरिवंश राय बच्चन नए कवि हैं आपके, हरिवंश राय बच्चन। महान कवि जो हालावाद के कवि कहलाते हैं। हालावाद अर्थात इनका काव्य है इनके काव्य में मस्तानापन दिखाई देता है। हरिवंश राय बच्चन जो महान सिने अभिनेता अमिताभ बच्चन के क्या हैं, ये पिताजी हैं। तो इनका जन्म होता है 1907 में। जन्म 1907 ईस्वी में दिखाई दे रहा है, 1907 में। और इनका निधन होता है 2003 में। ठीक है। हालावाद के ये क्या कहलाते हैं, कवि कहलाते हैं। ये हालावाद है क्या? हालावाद के प्रवर्तक कवि कहलाते हैं ये। वैसे तो ये उत्तर छायावाद काल के क्या रहे हैं, कवि रहे हैं, क्योंकि हालावाद का प्रमुख कवि था उमर ख़्याम। उमर ख़्याम है, उमर ख़्याम ये थे हालावाद के प्रमुख क्या, कवि। हालावाद है क्या? हालावाद से अभिप्राय है काव्य में एक तरह से क्या होता है, मस्तानापन होता है। कवि सब कुछ भूल करके और प्रेम से क्या रहता है, सरोबार रहता है। यानी एक तरह से मस्त होकर के एक जग को, एक युवा पीढ़ी को या संसार को एक नई क्या देता है, काव्य के माध्यम से प्रेरणा देता है। तो ये उमर ख़्याम है, इनका एक प्रमुख छंद था कविता का रुबाई छंद। रुबाइयाँ, इनका छंद है क्या, रुबाइयाँ। दिख रहा है क्या? रुबाइयाँ एक छंद ही है, उर्दू
और फारसी भाषा का, जैसे हिंदी में गीतिका, हरि गीतिका, कवित, सवैया, ये जो छंद होते हैं वैसे ही और उर्दू और फारसी भाषा में भी एक क्या है, एक छंद है, कौन सा, रुबाइयाँ, जिसकी जैसे कविता की 4 पंक्तियाँ होती है ना, चारों पंक्तियों में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की क्या है, तुक मिलती है, और तीसरी पंक्ति क्या होती है, तुक मुक्त होती है। तुक मुक्त, जैसे पहली पंक्ति के अंत में है आ रहा है, दूसरी पंक्ति के अंत में है आएगा, और चौथी पंक्ति के अंत में भी क्या आएगा, है आएगा, यानी तुक मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, रुबाइयाँ छंद बोलते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन है, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं मधु नाम से श्रेष्ठ हैं। कौन कौन सी, मधुबाला, मधुबाला, मधु कलश, मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला। ये 3 तो इनकी सर्वश्रेष्ठ, और भी बहुत सी रचनाएं मधु, जैसे निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, एकांत संगीत, फिर आकुल अंतर, आकुल अंतर, फिर मिलन यामिनी सतरंगिणी, मिलन यामिनी सतरंगिणी, आरती और अंगारे, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ हैं, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो आज थोड़ा सा मैं एक व्यवहारिक जानकारी दे रहा हूँ हरिवंश राय बच्चन, जिनका एक तरह से साहित्यिक थोड़ा सा परिचय दिया है कि इनका जन्म 1907 में और निधन 2003 में होता है। ये हालावाद के प्रमुख कवि थे। उर्दू और फारसी के प्रमुख साहित्यकार उमर ख़्याम से ये प्रभावित थे और इनकी ये क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। शेष मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।